दोस्तों नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं एक कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिसका कोई शीर्षक नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। हकीकत है उस समाज की जो समाज आज अपने मूल्यों से दूर होता जा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से दूर होता जा रहा है, या फिर इस भीड़ तंत्र में इस तरह से खोता जा रहा है कि जहाँ पर अब उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने जन्म देने वालों की ही थोड़ी सी चिंता कर पाए। ये कहानी मेरी स्वयं की नहीं है, लेकिन ये कहानी मेरे एक मित्र ने मुझे बताई थी। मेरा मित्र जो कि एक सरकारी नौकरी करता है और वो एक गांव में टीचर है। छोटे से गांव में जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे सभी लोगों को आसानी से जाना पहचाना जाता है। तो मेरे दोस्त ने मुझे एक कहानी बताई थी, जिस कहानी का शायद मेरे पर भी एक ऐसा प्रभाव पड़ा जो कि मुझे अश्रुपूर्ण करने के लिए बहुत था। तो कहानी इस तरह से है कि जब मेरा दोस्त, जिसका नाम कि मनीष है, उसको एक गांव में टीचर की जॉब मिली थी। ऐसा गांव जहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोग ज़्यादा थे या बच्चे ज़्यादा थे। गांव की ज़्यादातर आबादी शहर में कमाने के लिए गई हुई थी, क्योंकि खेती अब सबके बस की थी नहीं, या फिर खेती सभी के पास थी भी नहीं। तो लोगों के लिए जो रोजगार का एकमात्र साधन था वो था शहर जाना और उसके बाद किसी फैक्ट्री में काम करना। मेरा मित्र जब टीचर बन के उस गांव में गया तो वहां पे एक कमरा किराए पर लेके रहने लगा। पड़ोसी आसपास में होते हैं, तो उसने पड़ोस का एक घर देखा जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले रहते थे। साथ में ना कोई बेटा था, ना बेटी, ना नाती, ना पोते, यानी कि एक संयुक्त परिवार नहीं था। बेसिकली मेरा दोस्त जो था वो एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, जहाँ पे सभी लोग आपस में मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहते थे। तो उसके दिमाग में बहुत से विचार आते थे कि कैसे दो बुजुर्ग लोग जो कि अपनी उम्र की उस दहलीज पे हैं, जहाँ पे उन्हें किसी न किसी सहारे की सख्त जरूरत है, अपने जीवन को कैसे अकेले यापन कर रहे हैं। कभी कभी उसे देख के बुरा लगता था कि इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वो अपने सारे काम अकेले करते हैं। ये कहा जा सकता है कि वो दोनों एक दूसरे की बुढ़ापे की लाठी स्वयं थे। मनीष जब भी ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि जो दादी हैं अपने कमजोर और कपकपाए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। दादाजी घर के बाहर एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे चारपाई डालकर बैठे रहते थे। छोटे मोटे काम वो भी कर सकते थे, लेकिन अब शरीर जवाब देता था तो दादी ही छोटे मोटे कामों को अपने शरीर को धकेल कर लेती थी। कुछ दिन उन्हें देखते हुए मनीष को हो गए। कुछ समय के बाद जब मनीष का काफी समय वहां पे निकला तो एक दिन उत्सुकतावश वो स्वयं उनके पास चला गया। उसने देखा कि वो घर के सारे काम आपस में ऐसे ही मिलजुल कर करते हैं। उनसे कोई भी जाकर बात नहीं करता था। उनका पूरा दिन सुनसानी में निकल जाता था। मेरे दोस्त को वहां पे रहते हुए बहुत दिन हो गए थे, लेकिन कभी उनकी आवाज तक मनीष ने नहीं सुनी थी कि वो किसी से बात कर रहे हो या फिर कोई उन्हें आवाज दे के बुला रहा हो। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मनीष जब भी ऑफिस से आता था तो शाम को उनके आंगन पे चारपाई पड़ी रहती थी और उसी चारपाई पे वो बैठे रहते थे। और शाम तक जो थकान उनके चेहरे पे हो गई होती थी उसको वो आसानी से पढ़ लेता था। एक तो उम्र, ऊपर से घर के काम। पूरे दिन के काम शायद एक जवान व्यक्ति को भी थका सकते हैं, तो फिर उनकी तो उम्र काफी हो चुकी थी। मनीष का मन कई बार करता था कि एक बार मैं उनके पास जाऊं और उनसे बात करूं, लेकिन किसी ना किसी वजह से उसके पांव रुक जाते थे। लेकिन जब वो उन्हें देखता था तो उसे अपने घर की, क्योंकि उसका संयुक्त परिवार था, तो उसको अपने दादा दादी की बहुत याद आती थी और फिर वो फोन लगाकर अपने दादा दादी से बात करता था। एक दिन रविवार का दिन था।
ऑफिस में छुट्टी थी तो दादी काम तो कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज की अपेक्षा काम करने में आज ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि शरीर अब साथ नहीं देता था। मनीष उनके पास गया और उसने पूछा, दादी आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आपकी कोई मदद कर सकता हूं क्या मैं? दादी ने प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन हल्की से आवाज से बोला कि नहीं बेटा, आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मनीष ने उनको थोड़ा सा अपनी तरह से फिर से बोला कि दादी क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद दादाजी वहां आ गए और फिर उसके बाद उन्होंने दादाजी से भी पूछा कि दादाजी क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं आपकी? क्योंकि मैंने देखा दादी की तबीयत खराब है तो मैं यहाँ चला आया और मैं आप दोनों की मदद करना चाहता हूं। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? दादाजी ने बताया कि दादी को आंखों से कम दिखता है और उन्हें शरीर की बहुत सी बीमारियां हैं, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को थका नहीं पाती हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा काम करने में धकेल नहीं पाती हैं। उन्होंने दादी से फुसफुसाते हुए कुछ कहा और उसके बाद वो दोनों मेरी तरफ देखे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद से जब भी मेरे दोस्त को समय मिलता तो मेरा दोस्त जाके उनसे बात कर लेता था। वो बहुत प्यार बरसाते थे। अब उनके पास जाता था और उनके पास बैठता था मनीष और बहुत सी बातें करता था, तो शायद उन्हें भी अब अच्छा लगता था। एक दिन मेरे दोस्त ने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप अकेले क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा क्या आपके कोई बच्चे नहीं हैं? उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन तक ले आए और अपने आंसू पोंछते हुए और अंगुली का इशारा करते हुए एक साइकिल की तरफ ले गए। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैं यही समझ पा रहा हूं कि आपके घर वाले आपको छोड़कर कहीं चले गए, क्योंकि एक टूटी हुई साइकिल देखकर यही समझ आ रहा था कि अब उनके परिवार में जो साइकिल चलाने वाले थे वो कहीं जा चुके हैं और बुजुर्ग दादा दादी के हिस्से में अब सिर्फ यादें ही बची हैं। मैंने जब दादा दादी की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा दोस्त उन्हें रोता हुआ देख के भावुक हो गया और उन दोनों को उसने गले से लगा लिया। उन्होंने अपने अंदर समाये हुए प्यार को सारा का सारा मनीष के ऊपर उड़ेल दिया था और वो शायद बहुत सालों से जो रोना चाह रहे थे वो रो नहीं पाए थे और अपने अंदर जो स्नेह भर के बैठे हुए थे उस स्नेह को मनीष यानी मेरे दोस्त के ऊपर उड़ेल दिया। और मेरा दोस्त कहीं ना कहीं भाग्य का धनी था कि उसको दो बुजुर्ग जो कि उसके दादा दादी की तरह थे उनका आशीर्वाद मिला और उसके लिए भी शायद वो सबसे खूबसूरत दिन था। आज भी मनीष वहीं काम करता है, उसी स्कूल में टीचर है। दोनों दादा दादी अभी भी बीमार रहते हैं, लेकिन मेरे दोस्त यानी मनीष के रूप में उनके पास एक परिवार का सदस्य है जो कि कभी कभी छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बढ़ा देता है और उनको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जितनी मदद वो कर सकता है करता है। ये कहानी हर उस गांव की है जिस गांव में रोजगार की कमी है, जिस गांव में संसाधनों का अभाव है। लोग संसाधनों की खोज में शहर तो जाते हैं लेकिन वहीं के होके रह जाते हैं। अलग रहने की चाहत, बुजुर्ग लोगों से दूर रहने की चाहत और शिक्षा का बहाना, ये सब बातें आज के दिन परिवार के बड़े बुजुर्गों को हर पीढ़ी से अलग कर रही हैं।
आज आप हिंदुस्तान के बहुत से गाँवों में चले जाइए, वहाँ पे आपको बूढ़े लोग ही नज़र आएँगे, जो कि अपने गाँव को छोड़ना नहीं चाहते और जिनको उन्होंने जन्म दिया, जिनका लालन-पालन किया, पालन-पोषण किया, वो लोग उन्हें अब छोड़ के जा चुके हैं और उनके पास छोड़ के जाने के लिए बहुत सी बातें कहने को हैं। किसी को करियर बनाना है, किसी को ज़िंदगी में एक अच्छी शुरुआत करनी है, किसी को पढ़ना है, किसी को बड़े फैसले लेने हैं, किसी को पूरे विश्व में घूमना है। बहुत सी बातें कहने को हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को अचीव करते-करते जो हम पीछे छोड़ जाते हैं, उन चीज़ों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। बैंक अकाउंट होना और उसमें पैसे डाल देना सब कुछ नहीं होता है। अपने माँ-बाप के पास बैठ के, अपने बुजुर्ग माँ-बाप के पास बैठना, उनके साथ डिस्कस करना, उनके साथ कुछ बातों को शेयर करना आज के दिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहानी लगभग सभी घरों की है, जहाँ पे या तो आप मजबूरीवश घर छोड़कर आ चुके हैं या फिर आप अपने बुजुर्ग माँ-बाप से या फिर अपने दादा-दादी से उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना आपको होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जीवन में आगे बढ़ना ज़रूरी है, शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को, अपनी रूट को, जिन लोगों ने हमें चलना सिखाया, उन्हें असहाय छोड़ देना या फिर उन्हें पीछे छोड़ के आप खुद आगे बढ़ जाना, मुझे नहीं लगता ये कोई एक श्रेयस्कर श्रेणी की कोई अचीवमेंट है या फिर कोई एक आज की जो थी वो एक सत्य घटना थी। इसी तरह की घटनाएं अगर मैं कहीं पे किसी भी प्रकार से प्राप्त करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको ज़रूर उन चीज़ों से रूबरू कराऊं। अगली कहानी तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।